यस। सो सबसे पहले आपने किया सेक्शन 1010 ग्रेचुटी, उसके बाद आपने किया पेंशन सेक्शन 1010A, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक जो नेक्स्ट पॉइंट आती है दैट इज लीव सैलरी। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग लीव सैलरी की बात करेंगे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये वो बेनिफिट्स हैं, ये वो कैश है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। देखो लीव सैलरी दो तरीके की हो सकती है, एक तो आपको हर महीने मिले, जैसे फॉर एग्जांपल संडे को काम करना है, या अभी पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था काम मत करो, प्लीज क्लोज डाउन ऑल योर वीडियोस, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यस, ओके। सो बहुत बार ऐसा होता है कि पेंडेमिक टाइम पे समझो गवर्नमेंट ने बोला था मत आओ, लेकिन मैं मान लो कॉलेज जाके काम कर रही हूँ, दे आर पेइंग मी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, दे आर पेइंग मी एक्स्ट्रा फॉर एज एन एनकैशमेंट ऑफ माई लीव। बहुत सारी कंपनीज अकाउंट्स का क्लोजिंग होता है 31 मार्च, जो लोग भी एक्स्ट्रा आते हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करती है। ओके, ऑल दैट इज कॉल्ड एज योर लीव सैलरी ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड। ओके, ड्यूरिंग योर जॉब पीरियड, ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट पीरियड। तो उस टाइम पे जो भी आपको लीव सैलरी मिलेगी ना, वो तो नॉर्मल सैलरी की तरह टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन ये जो हम लीव सैलरी की बात कर रहे हैं ना, वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट द रिटायरमेंट बेनिफिट। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो हमको लीव सैलरी मिलती है, एक होता है लीव अलाउंस और एक होता है लीव सैलरी। ओके, सो लीव सैलरी इज नथिंग बट योर रिटायरमेंट बेनिफिट। बहुत बार हम ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो पैसा मिलता है उसको भी हम लीव सैलरी बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना। रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने जिंदगी भर में जो लीव्स नहीं ली है उसका पैसा मुझे भर के मिलता है, लाखों रुपए में एक्यूमुलेटेड पैसा मिलता है। सो उसका यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा लीव सैलरी रिसीव्ड से फॉर एग्जांपल 1,80,000 माइनस 1 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट दिया रहेगा अंडर सेक्शन 1010AE। कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके टीवाई बीकॉम के सिलेबस में उसका कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसका कैलकुलेशन सीए के स्टूडेंट्स को है और ये थोड़ा ये हो जाता है, व्हाट यू कैन से, एक टेक्निकल पार्ट है, इसके लिए आपके सिलेबस में से इसको निकाला गया है। जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द कैलकुलेशन इज डन, हाउ द एग्जाम्पशन इज डन। लीव सैलरी का एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010A क्या है? एग्जाम्पशन आपको डिडक्शन याद रखना है। इस डिडक्शन के ऊपर आपको या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो आपको सीधा सीधा शॉर्ट नोट आता है। लीव सैलरी के ऊपर ज्यादा शॉर्ट नोट नहीं आते, आया नहीं है आज तक, लेकिन यू शुड रिमेम्बर इट, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। So what is the deduction for leave salary? Leave salary का deduction क्या है? Number 1, कैश इक्विवेलेंट। मैंने लिख के रखा है, एक्चुअली लिख के भी नहीं, मैंने कटिंग पेस्टिंग करके रखा है बुक में से। सो आप लोग उसको कॉपी कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट, लेट मी रीड फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि थोड़ा उधर जा रहा है तो मैं उसका थोड़ा ये कम कर दूंगी फॉन्ट, तो आपको इजीली ये एक ही लाइन में मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट, एक स्क्रीन में दिख जाएगा। यस, so first point you can say cash equivalent of the leave salary in respect of the period of earned leave to the credit of employee at the time of his retirement। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं। जाने दो ना बड़े बड़े वर्ड्स, क्या फर्क पड़ता है इसका। अगर मैं आपको बहुत सिंपल मीनिंग बताऊं, सिंपल मीनिंग इज, लिख लेना वहां पे, दोनों पॉइंट्स लिखना, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको फॉर्मल वर्डिंग्स आनी चाहिए, लेकिन मीनिंग समझने के लिए यू शुड रिमेम्बर cash received equal to the actual leaves at the credit date। ओके, हमने जो भी छुट्टियां नहीं ली हैं, हमने उसका जो एक्चुअल लीव्स हमने काम किया हुआ है वो हमारे क्रेडिट में कितनी है, उसके हिसाब से हमको कैश मिलती है। ओके, cash equivalent of the leave salary in respect of period of earned leave to the credit of employee at the time of retirement। आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल बताऊं, एवरी ईयर 10 days पर ईयर। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये आपको दिखेगा ही नहीं तो समझेगा भी नहीं।
Please understand, 10 days per year is allowed to be credited in your account. Okay, मैं बोलूं साल के, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 365 डेज, 365 से मैं आपको मालूम है वर्किंग डेज, अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो वर्किंग डेज हमारे 198 तक जाते हैं, इंक्लूडिंग योर एग्जाम्स, इंक्लूडिंग योर टीचिंग डेज तो 180 होते हैं, और उसके बाद 6-7 दिन एक्स्ट्रा एग्जाम के बारे में देते हैं। टोटल गोज टू नॉट मोर देन 200, मतलब चलो 200 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 365 में से 200 दिन, इसका मतलब बाकी 165 डेज क्या छुट्टी के दिन है? 165 पूरे छुट्टी के नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 21 डेज का, 3 हफ्ते का हमको नहीं 3 हफ्ते नहीं, 5 हफ्ते का हमको समर वेकेशन होता है, एक क्रिसमस वेकेशन 1 हफ्ते का होता है, 3 हफ्ते का दिवाली वेकेशन होता है। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो एक मिनिमम समझो 100 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप छुट्टी होती है, ठीक है। संडेज पकड़ो एक मंथ का, फिर ये फेस्टिवल्स पकड़ो, देयर आर 100 अराउंड 100 डेज जो छुट्टी होती है। 200 दिन पढ़ाई करने के या कॉलेज आने के, टीचिंग डेज, वर्किंग डेज, और 100 डेज आपके ये इसके छुट्टी के। बाकी के 65 किधर गए? 365 डेज होते हैं ना टोटल। सो बाकी के 65 आप बोलोगे ये 65 डेज में आता हूँ, ओके, मैं आता हूँ और काम करता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करो, दिस इज नॉट अलाउड। आप मान लो मैं जॉब पे रिटायर होंगी जब, तो मेरा वर्किंग ईयर्स, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसको आप बोलते हो, इट कम्स टू अराउंड 28, 30 पकड़ते हैं, चलो 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उस 30 साल के एक्सपीरियंस में मान लो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, कभी मैं बीमार नहीं होती थी। कैजुअल लीव जो होती थी हमको साल में 15 दिन की कैजुअल लीव होती है, जब आपकी इमरजेंसी हो आप छुट्टी ले लो, वो इमरजेंसी की छुट्टियां भी मैंने नहीं ली। सो जब हम लोग कैलकुलेट करने बैठे 30 साल में, मान लो मैं एक कैलकुलेशन करने जाए, एक साल के से 60 डेज ऐसे करके 30 साल के 1800 दिन, 1800 दिन मतलब उसका पेमेंट होना पड़ेगा। अगर मैं पेमेंट सोचने जाऊं तो ये तो लाखों रुपए में हो जाएगी, तो गवर्नमेंट का तो खाता ही बेड़ा ही पार हो जाएगा। ऐसा एक एम्प्लॉय नहीं, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। सो देयर इज अ लिमिट, आप कितनी छुट्टियां एनकैश करोगे। बीच में आपने देखा ऑनर्स डे में 100% अटेंडेंस अवार्ड था, 100% attendance for working days, please understand, not all 365 days। कोई इंसान ऐसे 365 days आएगा, संडेज भी आएगा, ऑल डेज आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड आल्सो। ओके, सो कैश रिसीव्ड इक्विवेलेंट टू द अर्न्ड क्रेडिट, अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव कितनी, आपने कितनी लीव्स ऐसी हैं जो आपने कमा के रखी है, कैश करके रखी है, उसका मैक्सिमम लिमिट होता है 10 डेज पर ईयर। एक साल में 10 दिन से ज्यादा लीव जमा करना अलाउड नहीं है। ओके, मतलब लीव एनकैश करना, वर्किंग ड्यूरिंग लीव, लीव एनकैश करना अलाउड नहीं है। प्लीज रिमेम्बर, 10 डेज पर ईयर मैक्सिमम, उससे ज्यादा अगर आप करते हो तो ये गलत हो जाता है। देखो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है जो कंपनी में बिल्कुल छुट्टियां न ले, उसका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, छुट्टियां लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी में, लेकिन फिर भी उसके लिए भी इनकम टैक्स क्या बोलता है, 10 दिन से ज्यादा, एक साल में 10 दिन से ज्यादा उसको एनकैश करके नहीं देना है। इसके लिए कैश इक्विवेलेंट टू द अर्न्ड लीव, ये अर्न्ड लीव वर्ड जो दिया हुआ है ना, अर्न्ड लीव, रिमेम्बर इस फर्स्ट पॉइंट में, आई एम जस्ट शेडिंग दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड। अर्न्ड लीव वर्ड जो दिया हुआ है, ये अर्न्ड लीव इज नथिंग बट the leave that is in your credit and that leave is limited to 10 days per year। ओके, उससे ज्यादा छुट्टियां आप एनकैश करने का सोचोगे भी नहीं। ओके, शिवम प्लीज अपना वीडियो बंद करो, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे आपके वीडियोस आ जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स एन इश्यू एक्चुअली। शिवम क्लोज डाउन योर वीडियो। सुनाई नहीं दे रहा उसको, शिवम शर्मा वीडियो बंद करो। चलो, सो 10 डेज पर ईयर, याद रखना 10 डेज पर ईयर। सो उससे ज्यादा आपको कैश आपके अकाउंट में नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकंड आता है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। सेकंड डिडक्शन इज 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। यहाँ पे एवरेज वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिटायरमेंट से पहले ही हमारी सैलरी 2 महीना पहले ही सैलरी बढ़ गई थी। आपकी सैलरी बढ़ती है साल खत्म होने पर, आपका रिटायरमेंट आता है आपके बर्थडे पे। मैंने जॉब ज्वाइन किया था जुलाई में
और मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर में, मेरा रिटायरमेंट होगा अक्टूबर में, लेकिन जुलाई में मान लो 2032 अक्टूबर मेरा रिटायरमेंट है, तो जुलाई 2032 में मेरी सैलरी बढ़ेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना में बढ़ी हुई सैलरी लूंगी और उसके बाद मैं रिटायर कर दूंगी। तो मेरी कौन सी सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं सेकेंड पॉइंट में, तो कौन सी सैलरी, एवरेज। ओके, एवरेज सैलरी, कौन सी सैलरी हमको लेनी है, एवरेज सैलरी। इसके कैलकुलेशंस मैंने इसके लिए आपको बोला, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, हर किसी में हमने 3-3 पॉइंट्स देखी है, इसमें 4 पॉइंट्स है डिडक्शन की। इसके लिए आपको प्रॉब्लम में इसका डिडक्शन दिया रहता है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक द डिडक्शन और कैलकुलेशन, लेकिन ये कैलकुलेशन सीए एग्जाम्स में आती है। ओके, एक दो प्रॉब्लम शायद आपको मिल भी जाएगा इसके कैलकुलेशंस का, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस नहीं आती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज द अमाउंट विच इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फिक्स करके दिया है 3 लाख रुपए। जैसे ग्रेचुटी का अमाउंट फिक्स किया था 20 lakhs, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस का फिक्स किया था 5,000, वैसे 3 लाख रुपए फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने। एंड फोर्थ इज एक्चुअल कैश रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस, चारों में से जो कम होगा। ये किसके लिए है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो लीव सैलरी इज टैक्स फ्री, ठीक है, लीव सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज टैक्स फ्री, जो भी मिला फ्री है, फुली एग्जेम्प्ट। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 4 पॉइंट्स कौन सी, नंबर 1 अर्नड लीव, कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव, शॉर्टकट में याद रखो, कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव। सेकेंड, अर्नड लीव कितना होता है, 10 दिन 1 साल का, याद रखना, मैक्सिमम 10 दिन 1 साल का। कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव। सेकेंड, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। नंबर 3, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 4, गवर्नमेंट अमाउंट 3 लाख रुपया। सो 4 चीजें, कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव, 10 months average salary, amount specified by the government यानी कि 3 लाख रुपया, and number 4 actual cash received whichever is less. So इन चारों में से जो भी कम होगा that will be considered as your deduction for leave salary। किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, whichever is less, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। So I'm just waiting for 2 minutes, आप लोग इसको कॉपी कर लो अपने कॉपी में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, that is your provident fund। ओके, ध्यान से करो, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो प्लीज। चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए लिखना है तो लिख लो। मैम एक बार जल्दी से रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क नहीं था। ओके ठीक है, रिपीट करती हूँ मैं, जस्ट नोट डाउन करो पहले। देखो, लीव सैलरी का डिडक्शन, ये जो हम लीव सैलरी का डिडक्शन कर रहे हैं, दिस इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, दिस इज पोस्ट रिटायरमेंट पेमेंट जिसको आप बोलते हो। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये एग्जेम्प्ट रहेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 4 पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करके उसका डिडक्शन लेना पड़ता है। 4 पॉइंट्स कौन सी हैं, सबसे पहले नंबर 1, कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव, कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव। अर्नड लीव कितना होता है, मैक्सिमम 10 दिन 1 महीने के, सॉरी 1 साल के, मैक्सिमम 10 दिन 1 साल के, 10 days पर ईयर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट का अमाउंट 3 लाख रुपए जो फिक्स्ड है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक्चुअल कैश रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। ओके, एक्चुअल कैश 3 लाख, मैं उल्टा जा रही हूँ, एक्चुअल कैश 3 लाख, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, या फिर कैश इक्विवेलेंट टू अर्नड लीव। अर्नड लीव कितना, मान लो मैंने 30 साल काम किया है, तो 30 साल मल्टीप्लाई बाय 10 days पर ईयर, मतलब 300 दिन। 300 दिन का कितना पैसा होता है वो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट में।
cash equivalent to earned leave, and earned leave is maximum limit is 10 days per year. So ये हो गया हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट लीव सैलरी सेक्शन 10(10)AA. स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेके उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लिख लेना. आई होप लिखा हुआ कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे दूसरा एक दो टॉपिक कंप्लीट करना है, सो दैट हम लोग अपने प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू कर पाए. दिस प्रॉब्लम विद दिस जूम इज द लिमिटेड टाइम. वो टाइम अगर हम लोग लिखने में वेस्ट करते हैं, इसके लिए आज मैंने ये सब कटिंग पेस्टिंग करके रखा सो दैट वी कैन गो इट इजीली. चलो इसके बाद मुझे तुम लोग को दिखाना है अबाउट प्रोविडेंट फंड. ओके, आई होप द स्क्रीन इज वेरी क्लियर. प्रोविडेंट फंड तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं निकालोगे, मैं जब नीचे के पार्ट में आऊंगी उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना. और स्क्रीनशॉट नहीं भी निकालोगे तो आपके पास बुक मैंने दिया हुआ है पीडीएफ, अपने निशिकांत झा का बुक जो मैंने तुम लोग को दिया था डीआईटी का. उसके बाद अब मनन और शेठ ने भी चालू किया है सबमिट करना. एक दो दिन में मेरा कोड आ जाएगा, फिर मैं डाउनलोड करूंगी. डाउनलोड नहीं हो सकता है वो बुक, लेकिन लैपटॉप पे चलेगा, मैं उसमें से स्क्रीनशॉट्स निकाल के तुम लोग को भेजूंगी. सो यू डोंट वरी, जहां भी प्रॉब्लम हुआ फिलहाल बुक्स वगैरह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं विद दिस मेथड. सी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड इज नथिंग बट अगेन अ रिटायरमेंट बेनिफिट. मेरा कोई पर्पस नहीं है तुम लोग को ये पूरा एक्सप्लेन करूं जो थियोरी दिया हुआ है, क्योंकि वो थियोरी आता ही नहीं है. कि हमारा मेन काम है ये जो छोटी सी टेबल दी हुई है, पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो. ओके, ये स्क्रीनशॉट निकाल दो और कॉपी में कहीं पे नोट कर लेना. पर्टिकुलर्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. एक्चुअली कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इट इज मेंटेन्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और वो भी 2005 के बाद. 2005 के बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सिस्टम बंद हो गया है. टीचिंग में एटलीस्ट बंद हो गया है. आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, टीचिंग के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बंद कर दिया है. उन्होंने क्या बोला, आपको हम डिडक्शन चाहिए तो दो, हम करके शेयर मार्केट में डाल देंगे, यूलिप प्लान्स दे देंगे, इक्विटी लिंक्ड प्लान्स दे देंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, अंजलि वीडियो बंद करो. यस, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप खुद इन्वेस्टमेंट्स करो. सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पुराने जमाने के रेलवेज के, अब मेरा भी अपॉइंटमेंट 2002 का है, तो आई हैव स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. मतलब मुझे मालूम है रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे पेंशन मिलेगी. ओके, सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इट इज मेंटेन्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. recognized provident fund it is recognized by commissioner of income tax. इनकम टैक्स के कमिश्नर ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है. अब क्यों किया है, किसके लिए किया है, वो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा. आरपीएफ, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. एसपीएफ, एसपीएफ मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. बहुत सारी कंपनीज जैसे फूड कॉर्पोरेशन है, ठीक है, रेलवे को सप्लाई करने वाले, गुड्स सप्लाई करने वाले, डब्बे के लिए आयरन सप्लाई करने वाले, रेलवे के जो डब्बे बनते हैं उन सब के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, लेकिन उन कंपनीज का चलना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉइज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने आरपीएफ इशू किया हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इशू किया हुआ है. ओके, सो दैट आरपीएफ. उसके बाद अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब जो नाइदर स्टैट्यूटरी है नॉर रिकॉग्नाइज्ड है. स्टैट्यूटरी भी नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं है, और रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है. जस्ट 1 मिनट, बारिश के आवाज से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा. जस्ट ठीक है. सो ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब जिसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है. इट्स नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर रिकॉग्नाइज्ड. इट इज ऑप्शनल. आपकी अपनी मर्जी है कि आप चाहो तो उसको इन्वेस्टमेंट करो, नहीं चाहिए तो मत करो. ओके, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कंपनी का अपना अकाउंट है जिसमें कंपनी रखती है सबका पैसा और उनको ब्याज मिलता है उसके ऊपर. दैट इज ऑल्सो वर्किंग. बहुत सारी कंपनीज में होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बारिश का डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, और मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, रिकॉर्डिंग में उसको वापस से सुनना. प्लीज अंडरस्टैंड.
एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब इस टेबल में जो लिखा हुआ है ना, ऐड टू नेट सैलरी, ऐड टू नेट सैलरी, ये कुछ मतलब नहीं है ध्यान देने का। मतलब क्या है ध्यान देने का? देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, ओके, 1 लाख में से 10,000 मान लो मेरा पीएफ जाता है, प्रोविडेंट फंड जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं 90,000 घर पे लेके जाती हूँ तो मेरे बच्चों के दिमाग में हवा आ जाती है कि अरे 90,000 आ गया, चलो इस बार ये लेंगे, इस बार वो लेंगे, इस बार किसी टूर प्लान में जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे। मैं ये सोचती हूँ यार 90,000 मेरा लेके आने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज, मैं कॉलेज वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 10,000 रुपए मत कट करो मेरी सैलरी में से, मेरी सैलरी में से 90,000 कट करो, मुझे दो ही हाथ में 10,000, क्योंकि घर तो हस्बैंड चलाता है। बाकी ये जो पैसा है मैं जैसे ही घर लेके जाती हूँ सबके दिमाग में हवा आने लगती है। तो आप मेरे पीएफ में 90,000 जमा करो, मेरे हाथ में सिर्फ 10,000। तो दिस इज कॉल्ड एज योर एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं अपने अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, आई एम फ्री, कितना भी करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपना ही सेविंग कर रही हूँ ना। मैं अपने हाथ में लेके अकाउंट में डालूं या डायरेक्ट कॉलेज को बोलूं आप अकाउंट में डाल दो, इट इज वन एंड द सेम। सो प्लीज रिमेम्बर, एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे चलेगा। 100% मैं बोलूं मुझे सैलरी मत दो बाबा, पूरा पैसा डाल दो अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड में डाल दो, बुढ़ापे में काम आएगा। अभी घर लेके जाती हूँ तो बच्चे खर्चा कर देते हैं। आई कैन डू दैट, ओके, आई कैन डू दैट, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर लिमिट है। एम्प्लॉयर के ऊपर लिमिट है, कितना एम्प्लॉयर के ऊपर लिमिट है? ये जो है ना पॉइंट इंटरेस्ट, ये गलत लिखा हुआ है। ये एक्चुअली थर्ड पॉइंट आपकी क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट बुक में मिस्टेक है। अभी ये देखो, ये है अपना कटिंग पेस्टिंग किया हुआ इमेज है, इसके लिए चेंज नहीं हो रहा है, आप वहां पे लिखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बाद थर्ड पॉइंट है आपकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्लीज राइट देयर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इट शुड नॉट बी मोर देन 12%, इट शुड नॉट बी मोर देन 12%। अगर 12% से ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, और वो एक्स्ट्रा बेनिफिट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, क्यों एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनीज, आप टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनीज देखो, वो आपके प्रोविडेंट फंड का 50% अमाउंट आपके सैलरी में डालती है, राइट। इतना ज्यादा पैसा, मतलब ये तो पैसे वाले को पैसे वाला बनाते जा रहे हैं। इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं, इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं। इसके लिए, इनको रोकने के लिए इनकम टैक्स ने क्या बोला है? 12% इज एग्जेम्प्ट। उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयर, रिमेम्बर, प्लीज कैच माय वर्ड्स, उससे ज्यादा एम्प्लॉयर करेगा तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। मैं अपने अकाउंट में 100% उठा के डाल दूं सेविंग में, चलेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 100% भी होगा, चलेगा। लेकिन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब भारत कॉलेज, अगर भारत कॉलेज मुझे 12% से ज्यादा देता है तो वो ज्यादा सैलरी की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। मैं ये सोचूंगी टैक्स भरूं, 100 रुपया दे रहे हो, 35 रुपया टैक्स जा रहा है, इससे अच्छा मत दो, ओके, एक्स्ट्रा मुझे दो ही मत। सो इसको रोकने के लिए दिस प्रोविजन हैज बीन मेड। उसके बाद आपकी फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट की। प्रोविडेंट फंड पे मैक्सिमम इंटरेस्ट देखो कितना दिया हुआ है, 9.5%। ये प्रोविडेंट फंड का पैसा किधर जाता है? प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा होता है बैंक में। तो अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक में जमा करोगे, याद रखना, नेशनलाइज्ड बैंक आपको 8.5% से ज्यादा कहीं भी नहीं देती है। नॉर्मली 6%, 7%, पीएफ का पैसा अगर देखा जाए तो 8.5% बस। फिर भी आपको यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। उससे ज्यादा आपको किधर मिलेगा? उससे ज्यादा मिलेगा ना अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स में डालें, प्राइवेट बैंक्स में डालें, जहाँ पे रिस्क है। वो लोग तो 12% तक भी देते हैं,
तो अगर आप ऐसी बैंक्स में प्रोविडेंट फंड का पैसा डाल रहे हो, प्रोविडेंट फंड का पर्पस क्या है? आपके बुढ़ापे का इलाज। आपके बुढ़ापे में आपको वो पैसा मिलेगा एंड रिटायरमेंट के टाइम पे यू विल बी नॉट अ बर्डन ऑन एनीवन। लेकिन पता चला वो पैसा हमने किसी प्राइवेट बैंक में डाल दिया, किसी नवजीवन बैंक टाइप प्राइवेट बैंक में किसी में भी डाल दिया, कोऑपरेटिव बैंक में डाल दिया, और वो बैंक हाथ ऊपर करके ऑक्शन करके या दिवाला दिखा के बैठ गई, बैंक करप्ट हो गई, तो फिर आपका पैसा गया। इसके लिए क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोविडेंट फंड का पैसे के ऊपर ब्याज 9.5% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अब अगर तुम लोग को बोला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही डालना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक में, तो तुम लोग बोलोगे क्यों, आईसीआईसीआई एचडीएफसी ने गलती की है क्या? इसके लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्याज 9.5% तक एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा मिला तो टैक्स। तुम लोग सोचोगे 100 रुपया ब्याज मिलता है, 35 रुपया टैक्स जाता है, मगजमारी करनी पड़ती है, वो अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, उससे बेटर मुझे चाहिए ही नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज योर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो भी है, ओके, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का शेयर कितना भी हो, एम्प्लॉयर का शेयर 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉई का शेयर कितना भी हो, एम्प्लॉयर का शेयर 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा नहीं चाहिए। 9.5% से ज्यादा नहीं चाहिए मतलब गवर्नमेंट बैंक में ही आपको ये पैसा डिपॉजिट करना है, दूसरी किसी भी बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन, जो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 8 मिनट्स दिखा रहा है लेक्चर के। सो कल के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर परक्विजिट्स। कल का लेक्चर प्लीज मिस नहीं करना। परक्विजिट्स किसके लिए टैक्सेबल होते हैं, किसके लिए नहीं होते हैं, वो सब हम लोग को उसमें सीखना है। सो तुम लोग प्लीज ध्यान से कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करोगे। और जैसे ही बुक्स आएंगे उसके मैं इम्पोर्टेंट जो भी ये रहेंगे, कटिंग्स रहेंगे, स्क्रीनशॉट्स रहेंगे, निकाल के आई विल बी पुटिंग इट इन द गूगल क्लासरूम, और मैं आपको इंफॉर्मेशन भी दूंगी ताकि आप लोग उसको यूज कर सको, जब आपको जरूरत हो आप यूज कर सको। अभी फिलहाल इसमें कुछ डाउट है या लीव सैलरी में कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई स्क्रीनशॉट निकाल लेना प्लीज, पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट निकाल देना और मुझे बाद में सेंड कर देना। यस, एनी डाउट यू हैव? SPF exempted, you unrecognized provident fund exempted, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको प्रॉब्लम में क्या आएगा, प्रॉब्लम में दिया रहेगा दिस इज एम्प्लॉइज शेयर, दिस इज एम्प्लॉयर्स शेयर एंड दिस इज इंटरेस्ट। तो आपको देखना है कि एम्प्लॉय का शेयर कितना भी हो चलेगा, एम्प्लॉयर का शेयर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ऑब्जेक्टिव्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी आपको प्रॉब्लम में दे देते हैं पॉइंट्स, सॉरी। सो पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम में दी जाती हैं, वहां पे आपको ये नॉलेज यूज करना है, ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इस टेबल में थर्ड पॉइंट में मिस्टेक है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बाद आना चाहिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आना चाहिए इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट 2 बार रिपीटेड है, सो वो चेंज इन द, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है बुक का तो नेचुरली उसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग उसको ध्यान रखना कि दिस द थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एनी डाउट इफ यू हैव? आई हैव रिपीटेड इट इन वेरी शॉर्ट। एम्प्लॉय कितना भी करे, एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा नहीं करेगा, ब्याज 9.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी आपको वर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया जाए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दिया जाए, अनरिकॉग्नाइज्ड दिया जाए, आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओके, वैसे वो आपके कैलकुलेशंस में सिलेबस में है भी नहीं दिमाग लगाने जैसा, खाली आपको 12% और 9.5% याद रखना है, दैट्स ऑल। यस, एनी डाउट? रेज योर हैंड और पुट इट इन द चैट, व्हाटएवर यू वांट। कुछ डाउट है? ओके, आई एम एंडिंग अप विद द मीटिंग, स्टॉपिंग विद दिस शेयर। परक्विजिट्स नेक्स्ट टाइम में करेंगे एंड सी दैट आपने जो भी अभी तक किया है, ग्रेचुटी किया है, पेंशन किया है, लीव सैलरी आज किया, या फिर ये पॉइंट आपने किया अभी पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का, ये सब चीजें आप रिवाइज करते जा रहे हो। ध्यान देना, रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो सैलरी के प्रॉब्लम्स आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ओके, एनी प्रॉब्लम यू हैव यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, ग्रुप पे डालो, चलेगा, नो इश्यू। So chalo, I'm ending up with the meeting. We'll meet again. Goodbye. Take care.